यानी इन चैप्टर्स को रिवाइज नहीं करना, लेक्चर्स नहीं देखने, लेकिन इसकी मल्टीपल बार बार टेस्टिंग करती रहनी है, क्योंकि टेस्ट के थ्रू कई बार आपका रिवीजन चलता रहेगा। अगर आपके नेक्स्ट पेपर में सिली मिस्टेक का नंबर कम नहीं हो रहा है, दैट मींस योर एनालिसिस इज वर्थलेस। एग्जाम करते टाइम आपको लग रहा है तो मैं बहुत टाइम लग रहा है, तो उस क्वेश्चन के आगे आप स्टार लगाते चलो पेपर में। These 3 months are also going to teach you how to operate properly without any anxiety, without any negative emotion in pressure. Okay, so hello बच्चा लोग, I'm तुलिका झा, your zoology teacher, and I welcome you all to physics वाला। अचानक से मैम यहाँ आज क्यों आई हैं? क्योंकि नीट में बचे हैं, नीट 2026 में अब कुछ 2 से 2.5 महीने बचे हैं। फरवरी का महीना थोड़ा छोटा होता है, सो नियर अबाउट 80 डेज बचे हैं, और ये जर्नी का सबसे ज्यादा क्रिटिकल फेज होता है। व्हाई? बिकॉज इस टाइम पे प्रेशर सबसे ज्यादा पीक पर होता है। जब स्टार्ट करते हैं हम अपनी प्रिपरेशन, तो सारे बच्चे सेम मोटिवेशन, सेम इंटेंसिटी के साथ करते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता चलता है, बच्चे कहीं ना कहीं गिव अप करते हुए चलते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो बच्चे गिव अप करते हैं वो इस लास्ट के 3 मंथ्स में करते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा, प्रेशर बहुत हाई होता है। टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे होते हैं, बैकलॉग्स बन चुके होते हैं, सब्जेक्ट्स में डाउट क्रिएट हो चुके होते हैं, प्रेशर, पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन भी हमें दिख रहा होता है कि हर टेस्ट में हमें डांट पड़ रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट इग्नाइट होता है, और हम सोचते हैं हमसे होगा ही नहीं। और एक बार जब खुद पे ही डाउट कर लोगे, एक नेगेटिव लूप में हम फंस जाते हैं, क्योंकि मार्क्स नहीं आएंगे, हम उसके बारे में सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, और नेगेटिविटी में तो काम नहीं होता। सेल के अंदर जब नेगेटिविटी होती है तो सेल भी रेस्टिंग स्टेट में होता है। पॉजिटिविटी जब अंदर आती है, एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट होता है, तभी सेल भी काम कर पाता है। तो हमारी माइंड में इस टाइम नेगेटिविटी पूरा घर कर चुकी है। तो इसलिए मैं आपसे बात करने आई हूं, क्योंकि अब राइट अप्रोच क्या होगा लास्ट के 3 मंथ्स में, बिकॉज दीज 3 मंथ्स आर गोइंग टू बी द गेम चेंजर। नीट में बेटा सीट्स उतने ही हैं। अगर आप इस टाइम पे गिव अप कर दोगे जस्ट बिकॉज जो टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो हो सकता है जब अगर 100 बच्चों ने गिव अप किया, मैं तो कम बता रही हूं, अगर 100 बच्चों ने गिव अप कर दिया, तो आपके जो पीछे 100 बच्चे थे, जो आपसे भी कम मार्क्स ला रहे थे, आपसे भी कम प्रिपेयर्ड थे, वो अब आगे बढ़ चुके हैं। तो अगर एक बच्चे को बीडीएस मिल सकता था, या लास्ट सीट ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता था, सेकंड लास्ट सीट ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेटा अगर आपको मिल सकता था, अगर आप यहां पे गिव अप नहीं करते, तो आपसे लेस डिजर्विंग कैंडिडेट जो बस लगा रहा वो उस सीट पे पहुंच जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस टाइम पे गिव अप नहीं करना है, पहले तो ये माइंड रखना है। हमें अपना पूरा जोर लगा देना है, क्योंकि हम गिव अप करेंगे तो हमसे लेस डिजर्विंग कैंडिडेट आगे होगा, क्योंकि सीट तो हमारी सेम है। ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। यस, नाउ एक सेकेंड। सो नाउ स्ट्रेट अवे बात करते हैं कि लास्ट के इन टाइम में क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए। 60 डेज क्यों मैम? अभी आपने कहा 80 डेज, बिकॉज इस टाइम पे सबसे पहले हमें ये बहुत माइंडफुल होके काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू एनालाइज कि हमारा स्ट्रॉन्गर पार्ट क्या है, हमारा वीकर पार्ट क्या है, और कौन सा पार्ट हमारा अनटच्ड है। तो ये पहले हमें पता करना पड़ेगा। सो आपको अपने स्टडी डेस्क के ऊपर लिस्ट बनानी पड़ेगी, अपने पेपर पे, अपने पेन कॉपी पे एक लिस्ट बनाओ। 3 सब्जेक्ट है, मैं बायो को अगर साथ लेके चलूं, बॉटनी, जूलॉजी, सो आपको 3 लिस्ट बना, अरे सबसे पहले आपको 3 लिस्ट बना लेनी है। सारे आज ही सारे बच्चे बनाएंगे। सारे चैप्टर्स के नेम लिख लो, यहाँ पे बायो के सारे चैप्टर्स लिख लो। तो हर एक शीट पे 2 कॉलम बनाओ। फर्स्ट कॉलम में आपको ये लिखना है कि बायो के कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको लगता है आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये आपको अच्छे से आता है। यस, आपने कोई बैकलॉग नहीं क्रिएट किया, सारे क्लासेस अटेंड की थी, उसकी कुछ प्रैक्टिस शीट भी कर ली थी, तो जो आपको लगता है वो सारे के सारे चैप्टर्स एक तरफ लिख लो। उसके बाद जो आपको लगता है कि नहीं, इस पे अभी मुझे मेहनत करनी है, या मेरा बैकलॉग है, या मुझे नहीं आता, वो लिस्ट आप एक तरफ इधर बना लोगे। सेम आपको करना है फिजिक्स में, सेम आपको करना है केमिस्ट्री के अंदर। नाउ यहां काम खत्म नहीं होता। अब आपको लग रहा था ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, बट यू नीड टू एनालाइज नाउ। वो कैसे होगा? टेस्ट से होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इन चैप्टर्स के टेस्ट दे देने हैं। क्या करना है? टेस्ट दे देना है। अगर आप सही थे और आपके टेस्ट में आपको क्वेश्चंस आ रहे थे, टेस्ट एनालिसिस, वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। लेकिन लेट सपोज आपके टेस्ट में नंबर आ गए और टेस्ट देख के एक बच्चे को पता लग जाता है कि ये चैप्टर उसका कैसा प्रिपेयर्ड है, तो फिर अब आपको इन चैप्टर्स को टच नहीं करना है इस टाइम पे, इसकी रिवीजन नहीं करनी है। लेकिन
स्ट्रॉन्गर पॉइंट को आपको वीकर नहीं बनाना, ये नहीं कि स्ट्रेंथ को पकड़ते हुए चलना है। यानी इन चैप्टर्स को रिवाइज नहीं करना, लेक्चर्स नहीं देखने, लेकिन इसकी मल्टीपल बार बार टेस्टिंग करती रहनी है, क्योंकि टेस्ट के थ्रू कई बार आपका रिवीजन चलता रहेगा। यस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो स्ट्रॉन्गर वाले सेक्शन के आप बार बार टेस्ट देते रहो, क्योंकि टेस्ट से आपका पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो रीशफल होता रहेगा, भूलोगे नहीं आप उस चीज को। यस, सिमिलरली आपका इसका भी, आपने तीनों का, मैं एक सब्जेक्ट का बोल दूंगी, सेम अप्लाइज फॉर ऑल 3 सब्जेक्ट, लेकिन फिजिक्स का थोड़ा सा मैं आपको अलग स्ट्रैटेजी बताऊंगी। देन व्हाट डू हैव टू डू? अब आपके ये चैप्टर्स है, रेड लिस्ट आपको, अब ये आप स्टडी टेबल के ऊपर चिपका दो। ये तो आपने पेन नोटबुक बना लिया, अब आपने स्टडी टेबल पे चिपका दिया रेड लिस्ट ऑफ बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। यस, अब आपको इन चैप्टर्स के वन शॉट वीडियोस देखने हैं। लास्ट का टाइम आ चुका है, आपका जो भी सीरीज, आपका जो भी बैच है, बैच में है तो बैच के टीचर्स का, जैसे भी जहां से भी कर रहे हो, आपके वन शॉट देखने हैं। जैसे ही आपने 2 यहाँ के किए, 2 यहाँ के किए, 2 यहाँ के किए, एक टेस्ट दे देना है। टेस्ट हमेशा देना है, क्योंकि आपसे कॉन्फिडेंस, उसके बाद अगर आपके अच्छे मार्क्स आए देन इनको शिफ्ट कर देना है इस लिस्ट के अंदर। अब इसके कंबाइंड टेस्ट आपको देते रहने हैं। देन यू हैव टू जंप टू दिस। 2 वन शॉट देखो बायो के, 2 केमिस्ट्री के देखो, 2 फिजिक्स के देखो, अटेम्प्ट अ टेस्ट, एंड देन इस लिस्ट को बढ़ाते चलो, इस लिस्ट को घटाते चलो। एंड यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। लास्ट के एंड मंथ में अपने आप को झोंक देना है। 6 घंटे सो सफिशिएंट है, बाकी पूरे टाइम कॉन्सेप्ट टेस्ट, कॉन्सेप्ट टेस्ट, कॉन्सेप्ट टेस्ट। ये करते करते आपको इसको लिस्ट को बढ़ाते चलना है, अपने अपने खुद रीशफल करते चलो। देन टेस्ट एनालिसिस कैसे करेंगे? टेस्ट एनालिसिस के लिए बेटा, जैसे ही आप एक टेस्ट देकर आए, मैं फ्रीक्वेंसी भी बताऊंगी टेस्ट के, लेकिन जैसे ही आप अपना टेस्ट देकर आए, पहले बायो की बात करते हैं। ये बोर्ड को क्या हो रहा है बेटा? इसको ठंड लग गई है, मुझे लग रहा है, ये अपने आप हैंग कर रहा है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बायो, सबसे पहले जब आप टेस्ट देकर आते हो तो करेक्ट क्वेश्चन कितने हैं? अब करेक्ट को ये नहीं छोड़ देना है, करेक्ट भी कई बार आपके तुक्के की वजह से करेक्ट है, तो आपको दोबारा से टेस्ट लेके बैठना है, टेस्ट पेपर देखना, ये क्वेश्चन मेरा कॉन्फिडेंस में मैंने सही किया था, क्योंकि टेस्ट का काम सिर्फ मार्क्स लाना नहीं है बेटा, आपको तो इस टाइम पे टेस्ट डायरेक्शन दिखाता है कि आपका वीकर एरिया क्या है। कई बार मार्क्स तुक्के में भी आ जाते हैं, इसका मतलब क्या वो आपका प्रिपेयर था? नहीं। सो जैसे ही आप पेपर देकर आते हो, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करो, ये मैंने कॉन्फिडेंटली सही किया है या तुक्के में सही हुआ, क्या इस क्वेश्चन में मैं कंफ्यूज हुई थी? सो एकदम सॉलिड कॉन्सेप्ट है। जिन क्वेश्चंस में आपके सॉलिडली एकदम देखते ही आपको अच्छे से याद आया, उसको यहाँ पे आप टिक, उसको पेपर में ही आप ऐसे टिक करते हुए चलना, जो क्वेश्चन है वो टिक करते हुए चलना। सेकंड, आप क्या करोगे? जो क्वेश्चन आपका सही तो हो गया, लेकिन उस टाइम पे आपको कंफ्यूजन तो आई थी, 2 ऑप्शन में आप कंफ्यूज तो हुए थे, यानी वो भी आपका एरिया ऑफ कंफ्लिक्ट ही चल रहा है, तो उस पे कोई और डिनोशन कर लो, ऐसे लगा लो उन सर्कल्स के सामने, और उन टॉपिक्स में क्या कंफ्यूजन आई थी फटाक से उसी टाइम पे, देन एंड देयर कॉन्सेप्ट खोलो उसी टाइम बेटा। एनालिसिस करते करते क्वेश्चन पे स्टक गए, अच्छा यहां मैं क्यों कंफ्यूज हुई थी, ओपन योर नोट्स, ओपन योर एनसीईआरटी, उसी टाइम पे उसको करेक्ट करो, वो प्रॉब्लम आप फिर कभी नहीं भूलोगे। यस, क्यों कंफ्लिक्ट आया था आपके माइंड में, तो इस सर्कल करते करते उसको वही निपटाओ। टेस्ट एनालिसिस में आराम से 4-5 घंटे लग जाएंगे आपके, क्योंकि पूरा तीनों सब्जेक्ट्स में। यस, देन गो फॉर दोज क्वेश्चंस जो आपके रॉन्ग हो गए थे। क्या हो गए थे? रॉन्ग हो गए थे। अब वो रॉन्ग क्यों हो गए थे? क्या आपको आता ही नहीं था, या आपको याद नहीं आ रहा था, या आपको बेटा याद नहीं आ रहा था? याद नहीं आ रहा था, ये पता था पढ़ा है, कहां है, पेज पे क्या है, वैल्यू नहीं याद आ रही थी, तो पहले ये। या फिर आपका क्या हो गया? रॉन्ग सिली मिस्टेक्स की वजह से। अब जो कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आ रहा था क्या है क्या नहीं है, तो अगेन इसकी लिस्ट बना लो कौन से टॉपिक्स थे, इसके तो बेटा आपको दोबारा लेक्चर्स ही देखने पड़ेंगे। मेमोरी प्रॉब्लम, तो यानी आपको याद करना है, आपको रिवीजन करना है, लेक्चर्स नहीं देखना। सो आपको अच्छे से ट्राइफरकेट बाइफरकेट करना पड़ेगा किस सेक्शन में जा रहे हो, एक प्लान्ड वे में ही अब चलेगा आपका काम, ऐसे हैफिज़िटली रैंडमली कभी कुछ उठा लिया नहीं। तो मेमोरी है तो आप अपना डिसाइड कर लो, आज जैसे एनालिसिस करो उसी दिन उस पेपर के सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल के ही आपको सोना है। मेमोरी अगर आपका याद नहीं आता तो वैल्यूज को रिवाइज करो, यानी आपको बार बार उस पॉइंट्स को रिवाइज करते चलना। एक लिस्ट बना लो कि मेमोरी वाले क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं आपके, क्या वो डेट्स हैं, क्या वो नंबर्स हैं, क्या वो साइंटिस्ट हैं, क्या है वो। यस, देन सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक का मेन रीजन होता है आपका अटेंशन, कि आपको अटेंटिवनेस पे आपको काम करना है। सिली मिस्टेक का रीजन क्या होता है? कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट, तो आप ये वर्ड नहीं देख पाते हो। सिली मिस्टेक का मेन रीजन होता है क्वेश्चन को आपने ठीक से नहीं पढ़ा, तो अब आपको अटेंटिवनेस पे नेक्स्ट पेपर में काम करना है।
अगर आपके नेक्स्ट पेपर में सिली मिस्टेक का नंबर कम नहीं हो रहा है, दैट मीन्स योर एनालिसिस इज वर्थलेस। तो अगर आपके पहले पेपर में 10 सिली मिस्टेक हुए हैं तो अगले में आपके 8 होने चाहिए, 7 होने चाहिए। एंड यू हैव टू फिगर आउट वो सिली मिस्टेक आपके क्वेश्चन को जल्दी जल्दी पढ़ रहे हो, इसकी वजह से करेक्ट नॉट इनकरेक्ट वगैरह है, या फिर आप ऑप्शंस को ढंग से नहीं पढ़ रहे हो, राइट ऑप्शन देखते ही आप कट कर रहे हो, आप एलिमिनेट नहीं कर रहे हो कि बाकी 3 गलत क्यों हैं। ये भी हमें देखना पड़ता है। एक सेकेंड, कोई नोटिफिकेशन आया है, यस, ये भी आपको बेटा देखना पड़ता है। यस, सिली मिस्टेक। थर्ड चीज बायो में, ये बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं, कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हमारे गलत होते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर होते हैं, स्टेटमेंट हमारे कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर होते हैं, याद भी सारा होता है, लेकिन हमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी हुई थी। तो एनसीईआरटी में बहुत सारी लाइंस ऐसी हैं जो अगर छप के, बेटा मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी, अभी आप चेक करके बहुत सारे बच्चे फंस जाओगे। आपको पूरा चैप्टर आता है, आपके कॉन्सेप्ट वाले सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मेमोरी वाले सारे क्वेश्चन, एनसीईआरटी की लाइन में फंस रहे हो। जैसे इफ आई से कि स्प्लीन के अंदर फेगोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, या आपके स्प्लीन के अंदर सिर्फ लिम्फोसाइट्स होते हैं, या आपके स्प्लीन के अंदर फेगोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, एंड साथ में बेसोफिल्स भी होते हैं, तो आपको क्या स्टेटमेंट चाहिए? पहला मैम ने क्या कहा? स्प्लीन हैज फेगोसाइट एंड लिम्फोसाइट, स्प्लीन हैज ओनली लिम्फोसाइट, स्प्लीन हैज फेगोसाइट, लिम्फोसाइट्स एंड बेसोफिल। तो तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? स्प्लीन में क्या होता है? एनसीईआरटी की लाइन लिम्फोइड टिश्यू में लिखा है। देन आपका जब वैक्सीन बनता है तो वैक्सीन में बी लिम्फोसाइट बनते हैं, वैक्सीन में टी लिम्फोसाइट बनते हैं, या वैक्सीन में मेमोरी के बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट बनते हैं। पहला है वैक्सीन में ओनली बी लिम्फोसाइट की मेमोरी बनती है, वैक्सीन में ओनली टी लिम्फोसाइट की मेमोरी बनती है, वैक्सीन में बी एंड टी लिम्फोसाइट दोनों की मेमोरी बनती है। तो ऐसे ऐसे बहुत लाइंस है एनसीईआरटी में जिसका कॉन्सेप्ट नहीं, बट आपको लाइन छप के आ जाएगी। ऐसे तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन लाइंस आपको बता दूं कि एनसीईआरटी में हिडन फॉर्म में कहीं कहीं लिखा हुआ है। यस, तो अगर आपके स्टेटमेंट बेस्ड गलत हो रहे हैं, ये तो बेटा 5 स्टेटमेंट है, 5 में से आपको बताने कितने सही है। एक भी स्टेटमेंट अगर आपकी एनसीईआरटी का आपके माइंड में नहीं छपा हुआ है तो क्वेश्चन के 4 नंबर आपके गए। दैट मींस यू नीड टू रिवाइज ओनली एनसीईआरटी अगेन एंड अगेन। सोने से पहले एक चैप्टर उठाओ, निपटा के खत्म करो। सो इतना इजी काम नहीं होगा टेस्ट एनालिसिस। टेस्ट एनालिसिस आपको बहुत ही माइन्यूट लेवल पे करना है। यस, अच्छा, फिजिक्स में आपकी टेस्ट एनालिसिस में एक और चीज याद रखना है, टाइम मैनेजमेंट। यानी फिजिक्स का पेपर आपको राइट वाला, रॉन्ग वाला, और एक नया सेक्शन बनाना है फिजिक्स में कि आपने उस क्वेश्चन में टाइम कितना लिया। सही हो गया, कॉन्सेप्ट आता था, बट टाइम कितना लिया। 2025 का पेपर वाज इंडिकेटिव ऑफ दिस प्रॉब्लम कि बहुत सारे बच्चे बहुत क्वेश्चन में इतना टाइम ले गए कि उन्होंने ये नहीं लगाया, क्वालिटी क्वांटिटी में वो कंफ्यूज हो गए कि अगर वो इसी क्वेश्चन में इतना टाइम लेने के बजाय 5 क्वेश्चन और कर लेंगे तो उनके नंबर बढ़ जाएंगे। तो फिजिक्स में जिस क्वेश्चंस में आप ज्यादा टाइम ले रहे हो, जैसे एग्जाम कर रहे हो, एग्जाम करते टाइम आपको लग रहा है तो मैं बहुत टाइम लग रहा है, तो उस क्वेश्चन के आगे आप स्टार लगाते चलो पेपर में। तो एनालिसिस में आपको देखने हैं स्टार वाले पॉइंट्स कौन कौन क्वेश्चंस कौन कौन से, यानी आपके सही भी जा रहे थे बट आपने बहुत टाइम लिया। तो इन टाइप के क्वेश्चंस की आपको दिन में 10-10 क्वेश्चन का टाइम स्लॉट बना लो। सोने से पहले मैं इन स्टार वाले जो टॉपिक के क्वेश्चन से, इसी टाइप के क्वेश्चंस की मैं 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ही सोऊंगी। तो फिजिक्स में धीरे धीरे जब उस टाइप के क्वेश्चंस आप बार बार करते चलोगे तो आपका एक मसल मेमोरी क्रिएट होता चलेगा कि हाउ टू स्पीड अप द प्रोसेस, कैलकुलेशन आपका बढ़ता चलेगा, एंड देन आपका अप्रोच बेटर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पेपर में आपको देखना है कि सेम टाइम के क्वेश्चन में आपका टाइम कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, एंड डोंट एक्सपेक्ट रिजल्ट वेरी सून। धीरे धीरे आपको रिजल्ट दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो ये अप्रोच रखना है आपको एनालिसिस के लिए बेटा। टेस्ट को कभी भी अपनी वैल्यू के साथ मत जोड़ो। टेस्ट को ये मत सोचो कि आपको सिर्फ मार्क्स लाने के लिए या आपको आपकी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए है। टेस्ट आपको सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पे एरिया ऑफ कहां आपको ज्यादा वर्क हार्ड करना है, योर डायरेक्शन देगा। ठीक है, तो आपको टेस्ट को बहुत ज्यादा सीरियसली भी नहीं लेना है। टेस्ट को सीरियसली मत लो, एनालिसिस को बहुत सीरियसली लो। टेस्ट तो आपको सिर्फ दिखाएगा वीकर एरिया, एनालिसिस शुड बी डन वेरी प्रॉपर्ली। नाउ व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्ट इन लास्ट 60 डेज? तो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए आपकी टेस्ट की। अभी जैसा मैंने कहा, आपको पहले ये अप्रोच लेके चलना है, पहले तो फिगर आउट करना है कौन से चैप्टर, तो पहले वो टेस्टिंग से जब आपका लिस्ट बन जाएगा देन कोशिश करो 1 टेस्ट पर वीक देते चलेंगे। 2 अभी बाद में दो, स्टार्टिंग में 1 टेस्ट पर वीक देना स्टार्ट करो। उसके बाद जैसे जैसे आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा, दिन के 3 घंटे निकाल लो यार टेस्ट के लिए। सोचो पहले ज्यादा सो रहे थे, अब एंड में कम सोना है। अगर आपने
12 घंटे पढ़ाई करी है तो 3 घंटे टेस्ट, 15 घंटे हो गए। बाकी 9 घंटे में से 6 घंटे 7 घंटे सो, बाकी खाना पीना, भी कुछ और करना ही नहीं है आपको। तो 12 घंटे पढ़ाई करनी है और धीरे धीरे 3 घंटे निकाल लेने हैं आपको टेस्ट के लिए। सो इस टाइम पे 1 टेस्ट अ वीक देते चलो, उसके बाद धीरे धीरे 2 टेस्ट अ वीक, और उसके बाद आप फुल टेस्ट देना स्टार्ट कर देना। अपना अप्रोच खुद बनाओ। हर बच्चे की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अलग होगी, बट ऑलवेज गो फॉर टेस्ट एंड टेस्ट एनालिसिस। टेस्ट से अभी घबराना नहीं है, मल्टीपल टेस्टिंग करती चलनी है। ओके, नीट का जो ये लास्ट का 3 मंथ है, प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है, तो आपको नीट एग्जामिनेशन बस डॉक्टर बनने का फर्स्ट स्टेप यानी कॉलेज में एंट्री नहीं दिलवा रहा, आपको ये भी सिखा रहा है बेटा कि प्रेशर में कौन कितना अच्छे से काम करता है। बट क्योंकि अचानक से आपके पेशेंट सामने आएंगे, एक्सीडेंट हो गया, सर फटा हुआ है, उस प्रेशर में आप कितना पैनिक करते हो, क्या गिव अप करते हो, मुझसे तो नहीं होगा, कहीं ये पेशेंट मुझसे ठीक नहीं हुआ तो, मर गया तो, फॉर्म भी साइन करवा रहे बट मर गया तो। यस, तो कई बार एंशियसनेस में आपको गिव अप नहीं करना होता है। these 3 months are also going to teach you how to operate properly without any anxiety, without any negative emotion in pressure। क्योंकि प्रेशर में हैंडल करना जिसने सीख लिया वो आगे लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल होगा। सो लास्ट 3 मंथ्स में गिव अप नहीं करना है बेटा, नो मैटर व्हाट, गिव अप नहीं करना है इस टाइम पे। बाकी रिजल्ट हम देख लेंगे, होगा नहीं होगा। अगर इस टाइम पे आपने लास्ट 3 मंथ्स में अपने आप को झोंक दिया, जैसा मैम ने बताया, ऐसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, 12 घंटे पढ़ाई, 3 घंटे टेस्टिंग एवरीडे बेसिस पे भी कर ली अगर आपने, तो जब रिजल्ट आएगा ना, तो 2 ही सिनेरियो होंगे, या तो सिलेक्शन होगा या तो सिलेक्शन नहीं होगा। अगर सिलेक्शन हो गया ना, तो अगर आपने इस 3 मंथ्स में अपने आप को एकदम ग्राइंड कर दिया, तो आपको खुशी से ज्यादा अपने आप पे गर्व होगा। आपको इतना अच्छा लगेगा अपने आप को देख के, अपने आप का नाम लिस्ट में देख के, जो नॉर्मली नहीं होता। सो लास्ट 3 मंथ्स में जो बच्चा काम करेगा सबसे ज्यादा, वो गर्व से अपनी सिलेक्शन को लेगा। खुशी एक तरफ है, गर्व बेटा कि मैंने तो ऐसा कर दिया। अगर आपका सिलेक्शन गॉड फॉरबिड नहीं होता है, तब भी अगर अपने आप को आपने झोंक दिया, तो ना आप पे पेरेंट्स उंगली उठाएंगे, क्योंकि वो देखेंगे आप कैसे पढ़ाई कर रहे हो, रिगरसली पढ़ाई कर रहे हो। और साथ ही आपको ये भी लगेगा कि मैंने तो अपने आप का 100% दे दिया, दिस वॉज नॉट इन माई डेस्टिनी, ओवर एंड आउट, लेट्स ट्राई सम अदर फील्ड। क्योंकि सारे डॉक्टर भी नहीं बनते, पहले कह रही हूं। लेकिन जो बिना एफर्ट किए छोड़ देगा, उसको एक रिग्रेट रह जाएगा कि शायद मैं कर सकता था। लेकिन 100% कर लोगे, मैं कर ही नहीं सकता, मैंने तो कर दिया अपना 100%। यस, अब कमेंट सेक्शन में सारे बच्चों को लिख के जाना है। क्या लिख के जाओगे बेटा? हम अपना 100% देंगे, नो मैटर व्हाट। तो आपको कमेंट सेक्शन में लिख के जाना है, नो मैटर व्हाट, नॉट गिविंग अप। नो मैटर व्हाट, नॉट गिविंग अप। क्या लिख के जाना है? क्या लिख के जाना है? नो मैटर व्हाट, नो मैटर व्हाट, नॉट गिविंग अप। शॉर्ट में भी लिख सकते हो, ठीक है? खुश रहना बेटा, ठीक है? जाते जाते मैम आपको यही कह रही है, लाइफ छोटी सी है, हर फील्ड में अपना पूरा एफर्ट दे के ट्राई कर लेना चाहिए, और उसके बाद खुश रहना चाहिए, और अपनी लाइफ का एक मोटो बनाना चाहिए, नेवर गिव अप। यस, लेट्स डू इट। चलो, बाय एंड नमस्ते, गॉड ब्लेस यू बेटा। बीच बीच में आती रहूंगी मैं आपको